गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब। और बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर का आज हम लोग जो लेक्चर नंबर लगाने वाले हैं ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे फैक्ट्स की, जिसमें हम देखेंगे कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम लोग बात करेंगे चार्गाफ रूल की। इन दोनों पॉइंट्स को स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं डीएनए से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। यस, हमें बात किसकी करनी है? सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल्स की। अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया, फिर हम बात करेंगे डीएनए टर्म किसने दिया, डीएनए का स्ट्रक्चर प्रॉपर कैसा है, और चौथा हम बात करेंगे डीएनए मॉडल की। अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया, कितने बच्चे जानते हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं जरा मुझे, डीएनए को किसने डिस्कवर्ड किया है? तो माय डियर स्टूडेंट, डीएनए को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट हैं मिसर। यस। सेकंड पॉइंट, डीएनए टर्म किसने दिया है? डीएनए टर्म्स को दिया है जैकैलिस ने। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया, और जो डीएनए नाम हम लोग बोलते हैं इस टर्म को दिया किसने? किसने दिया है? जैकैलिस ने। जैसे कि अभी इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको डीएनए स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, और बताया था कि डीएनए जो है वो पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? P प्लस B प्लस S। P का मतलब क्या? P का मतलब फास्फेट, B का मतलब क्या? नाइट्रोजनस बेस, और शुगर का मतलब क्या? जो अगर डीएनए है तो कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन और दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरीन में क्या लगाना है? R, इसमें एडेनाइन और ग्वानिन होगा, और पिरिमिडिन में को क्या करना है? कट करना है, CUT, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल और T फॉर थाइमिन। यूरेसिल किस केस में होगा? आरएनए के केस में होगा। तो प्रॉपर जो हम लोग ने स्ट्रक्चर्स देखा था डीएनए का, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या मिलेगा आपको? पेंटोज शुगर मिलेगी। यस, वो कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। डीऑक्सीराइबोस का शुगर का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसके अलावा चार तरीके के आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे। कौन कौन से? ATGC। यस, आपको पता है इसमें जो A है और G है वो क्या है? प्यूरीन है, और जो T और C क्या है? ये पिरिमिडिन है। आपको पता है ATGC एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो बच्चे नए हैं इसके पहले वाला लेक्चर जरूर लगाएंगे, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने डीएनए को बहुत डिटेल से समझाया आपको, ठीक है। और उस लेक्चर्स के आगे ही हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम फाइनली बात करें डीएनए मॉडल की, तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है सबसे पहले एक्सरे की मदद से जो डीएनए मॉलिक्यूल की जो स्टडी किया था वो साइंटिस्ट हैं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्टडी करी, और जो वाटसन एंड क्रिक है इन्होंने 1953 में प्रपोज किया डबल हेलिक्स मॉडल को। किसके लिए? डीएनए के लिए। और इसी डबल हेलिक्स मॉडल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आज के सेशन में हमें करनी है। आफ्टर दैट अगर आप देखें तो वाटसन एंड क्रिक को बाद में, और साथ में विल्किंसन को भी इनके साथ में अवार्डेड किया गया था नोबेल प्राइज से। क्योंकि आपको पता है यही वो विल्किंस हैं जिसके आधार पर इन्होंने प्रॉपर ये मॉडल दिया हुआ है। तो इस तरीके से वो पॉइंट है जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से जरा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने सीखा। पहला यह सीखा डीएनए को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है? मिसर। डीएनए टर्म किसने दिया? जैकैलिस ने। डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स क्या है ये भी हमने देखा। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने सबसे पहले स्टडी किया था डीएनए मॉलिक्यूल्स की, किसके आधार पर? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पे। और वाटसन और क्रिक ने 1953 में सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था इन्होंने, और इसके लिए बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1962 में। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यस,
अब सबसे पहले जैसे कि हम लोग ने बात करी कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के फैक्ट्स क्या है। अभी हम लोग ने बात करी कि जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। जरा इनके एक पॉइंट्स को देखते हैं कि ये मॉडल कहता क्या है। ये मॉडल क्या कहता है पहले समझिए। ये मॉडल कहता है कि जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। अगर हम बात करें, आपको पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स, इस तरीके से वाटसन एंड क्रिक ने बताया। इन्होंने क्या कहा कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है। इस चेन का मतलब क्या है, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये है, ये है, सब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और आपस में जुड़ के ये क्या बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड बना रहे हैं। दूसरा स्ट्रैंड आप देखिए यहीं पर है, दूसरा स्ट्रैंड यहां पर भी है, ये भी किसका बना है, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। देख रहे हैं ये सब किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि डीएनए क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में। आप जानते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। क्या है बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस है। और आप जानते हैं प्यूरिन में क्या क्या होता है, प्यूरिन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में क्या होता है, पिरिमिडीन होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो क्या कह रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल ये कह रहा है कि जब आप इसका स्ट्रक्चर्स देखोगे तो प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में आपको बेस पेयरिंग मिलेगी। बेस पेयरिंग का मतलब क्या है, अगर यहां पर प्यूरिन एडेनिन है तो एडेनिन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएगा, थाइमिन के साथ बनाएगा। और आपको पता है जब ए और टी के बीच में बेस पेयरिंग होगी तो जो बॉन्ड लगेगा कौन सा लगेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। तो टी क्या है बेटा, टी है हमारा पिरिमिडीन और ए हमारा क्या है, प्यूरिन। तो दोनों के बीच में देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। अब जरा दूसरा देख लो, मान लो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड्स का जो सुगर है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम मान लेते हैं उसके साथ मान लीजिए जुड़ा हुआ है सी, साइटोसिन। तो साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग कौन बनाएगा, इधर का जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो बेस है जी वो बनाएगा, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो सी और जी के बीच में क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक ऐसे ही आपको पूरी प्रॉपर बेस पेयरिंग आपको डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में देखने को मिलेगी। देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, जरा इसको कुछ हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो हम मान लें कि इसका जो पोलैरिटी हो 3 प्राइम 5 प्राइम है, तो इसकी पोलैरिटी कितनी होगी, 3 प्राइम और 5 प्राइम। ये कह रहा है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अगर आप देखें जो डायरेक्शन होता है किसका, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का, वो हमेशा आपको अपोजिट मिलेगा। अर्थात यदि एक स्ट्रैंड में जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का अगर जो डायरेक्शन है अगर उसका 3 प्राइम 5 प्राइम है, तो दूसरे स्ट्रैंड में इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम की तरफ। बात समझ में आ रही, आपको पता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां बनते हैं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स आप देखो तो एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर सपोज दैट ये शुगर है, शुगर के साथ क्या जुड़ा होता है, जुड़ा होता है फास्फेट, और शुगर के साथ क्या जुड़ा होता है, यहां पर ये जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब देखो यहां पर शुगर और फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फास्फोएस्टर बॉन्ड। अभी जो फास्फोएस्टर बॉन्ड है ये किसके बीच है, फास्फेट और सल्फर के बीच में। अब ये फास्फेट जो है, जो दूसरा ऊपर न्यूक्लियोटाइड होगा उसके शुगर के साथ जुड़ा होगा, यस, और इसका एक यहां पर बेस होगा। अब इसका शुगर भी क्या होगा, ये शुगर भी फास्फेट के साथ जुड़ा होगा, किस बॉन्ड के द्वारा, ये जुड़ा होगा फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। तो देखो इसकी पोलैरिटी यहां पर क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि ये 3 प्राइम पे है, ठीक है, तो दूसरी तरफ पोलैरिटी क्या आ जाएगी, 5 प्राइम पे आ जाएगी।
जो यहां पर और यहां पर दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर वन स्टैंड में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की पोलैरिटी 3 प्राइम 5 प्राइम है तो दूसरे स्टैंड में इसकी पोलैरिटी क्या होगी 5 प्राइम 3 प्राइम के डायरेक्शन में, मतलब दोनों क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जब ये शुगर फास्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन जब ये फास्फेट, आप देखिए यहां पर एक तो फास्फोएस्टर बॉन्ड फास्फेट और शुगर के बीच में बन रहा है, लेकिन जब यही फास्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के साथ बना रहा है तो इसको भी हम बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड, और इन दोनों को मिला के बोल देते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फास्फोएस्टर बॉन्ड एंड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। यहां पर फास्फोएस्टर बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर शुगर फास्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो फास्फोएस्टर बॉन्ड, लेकिन ये फास्फेट जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के साथ बेस बॉन्ड बनाता है तो इसको भी फास्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को मिला के बोल देते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब सिंपल सा है कि फास्फोएस्टर बॉन्ड आपको एक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में मिलेगा, जबकि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में मिलेंगे। क्लियर है? और जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनकी पोलैरिटी चूंकि अलग अलग है, इसकी 3 प्राइम 5 प्राइम है तो इसकी पोलैरिटी कितनी हो जाएगी 5 प्राइम 3 प्राइम, तो लास्ट वाला जो फास्फेट वाला जो बॉन्ड होगा अगर ये यहां पे है तो इधर वाला कहां पे होगा, यहां पे होगा बाहर की तरफ। क्लियर बेटा? यही पॉइंट यहां पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के हैं वो एक दूसरे के हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, एक स्ट्रैंड इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, प्यूरिन के साथ प्यूरिमिडीन जुड़ा हुआ है, और उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, या तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, या तो जी और सी के बीच में है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। बात समझ में आ गई? ये कौन कौन से पॉइंट्स क्या कह रहा है? पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिल्कुल सही बात है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स हैं। सेकंड क्या कह रहा है? दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, बिल्कुल ही सही बात है, ये भी आपको क्लियर हो गया है इस तरीके से। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, और अगर ये 5 प्राइम है तो 3 प्राइम हो जाएगा, और ये 5 प्राइम हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमने क्या कहा कि दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं उनका डायरेक्शन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का अपोजिट होता है। ये अगर इस तरीके से बाहर निकला हुआ है तो ये इस तरीके से बाहर निकला रहेगा। बात समझ में आ गई? दोनों स्ट्रैंड डीएनए एक दूसरे से इन्हीं हाइड्रोजन के बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए जरा कुछ पॉइंट्स और हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन और बेस के बीच में, ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में होते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक डबल हेलिक्स मॉडल है और यहां पर अगर ए है तो ये किसके साथ जुड़ा होगा, टी के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा, और अगर ये जी है तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। ये क्या कह रहा है? दोनों ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ये दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करेगा। आप देख रहे हैं ए हमेशा टी के साथ बाइंड कर रहा है और जी हमेशा सी के साथ बाइंड कर रहा है, और ए अगर टी के साथ बाइंड करेगा तो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड करेगा, और अगर जी सी के साथ बाइंड करेगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बॉन्ड करेगा। क्लियर है बेटा? यहां तक जरा इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, जरा यहां पर नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल में वन प्यूरिन ऑलवेज किसके साथ पेयर करता है, पिरिमिडीन के साथ पेयर करता है। मैंने आपको बता दिया प्यूरिन क्या होता है। प्यूरिन में दो चीजें होती हैं, ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में बेटा क्या होता है, सी और टी, मतलब सी फॉर साइटोसिन और टी फॉर थाइमिन। क्या कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल में एक प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, और ये जनरेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड। अब इन्हीं की बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी है हमेशा अप्रोक्सीमेट होती है, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है?
DNA in DNA plane of one base pair stacks over the other in double helix. This in addition to hydrogen bond confirm stability of the helical structure of DNA. आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, फिर इसके ऊपर ट्रिपल हो सकता है, फिर ट्रिपल, फिर डबल हो सकता है। तो ये सब एक के ऊपर एक इस तरीके से लगे हुए हैं बॉन्डिंग, और प्यूरिन पिरिमिडिन को इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं एक दूसरे के साथ हेड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, और इनकी स्टेबिलिटी भी बरकरार रहती है। यस, और इसकी वजह से डीएनए का प्रॉपर ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स बन पाता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट जो वाटसन एंड क्रिक ने अपने डबल हेलिक्स मॉडल में बताए हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की। देखो यहां पर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि देखो ए और टी के बीच में कैसी बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। जी और सी के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। यस, जी क्या है हमारा, ये प्यूरिन है, और सी क्या है, ये पिरिमिडीन है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। अगर कोई पूछे कि ये जो आपका डीएनए का मॉडल होता है वाटसन क्रिक ने दिया, इसमें शुगर फास्फेट बैकबोन कौन बनाता है, तो इसमें फास्फेट प्लस शुगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के लिए बैकबोन। इधर का बैक, इस स्ट्रैंड का ये बैकबोन बना रहा है, और इस स्ट्रैंड का ये बैकबोन बना रहा है। क्लियर है बेटा। और देखो यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड दिखाया गया, मैंने बताया था एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होती है, पीबीएस। तो पी फॉर हो गया फास्फेट, सी हमारा नाइट्रोजनस बेस है, और एस हो गया हमारा शुगर। ठीक है, कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है जिसमें हम लोग ने देखा डीएनए जो मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, डबल हेलिक्स मॉडल, इससे रिलेटेड उन सारे पॉइंट्स को देखा। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं किसकी, चारगाफ रूल की, और देखते हैं कि चारगाफ रूल का इक्विवेलेंट रूल क्या है। चारगाफ रूल ने एक्चुअली अगर आप देखोगे तो चारगाफ रूल ने जो वाटसन एंड क्रिक ने चीजें बताई थी उसी से थोड़ा सा चीजों का एक्सटेंड किया और आपको डीप तरीके से समझाया। क्या समझाया उन्होंने ये कहा, पहला पॉइंट कि चारगाफ रूल का पहला नियम ये कहता है कि जो नंबर होते हैं ग्वानिन यूनिट्स के वो हमेशा नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट्स के बिल्कुल बराबर होते हैं। मतलब किसी डीएनए में जितना जी होगा उतना ही आपका क्या होगा, साइटोसिन होगा। क्लियर है बेटा, मतलब जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन होगा। सेकेंड क्या कह रहे हैं कि जो नंबर है एडेनिन यूनिट्स के वो हमेशा किसके बराबर होंगे, थायमिन यूनिट्स के। जिस तरह से जी सी के बराबर होगा, मतलब जितना जी होगा उतना ही सी होगा, ठीक वैसे ही जितना एडेनिन होगा बेटा उतना ही आपका थायमिन होगा। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि हमेशा प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के बराबर होगा, जितने प्यूरिन्स होंगे बेटा उतने ही पिरिमिडिन्स होंगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, चारगाफ का सेकंड रूल ये कहता है कि जो कंपोजिशन है डीएनए का वो आपको स्पीशीज टू स्पीशीज बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल सही बात है, हर एक स्पीशीज का जो डीएनए का कंपोजिशन है बिल्कुल अलग है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। जो बेस पेयरिंग रूल्स कहता है कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा और जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा, ये यूनिवर्सल रूल है। चाहे बात प्लांट की हो चाहे बात एनिमल की हो, हमेशा ए टी के साथ बॉन्डिंग करेगा। किस बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। कैसा बॉन्ड होगा, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जी हमेशा सी के साथ पेयरिंग करेगा और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी। क्लियर है बेटा, ये पॉइंट्स चारगाफ रूल में दिए गए हैं जिसको हम लोग ने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लिया। अब अगर हम चारगाफ की इक्विवेलेंट रूल्स की बात करें जो यहां पर भी बताई गई हैं, वो क्या कह रहा है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के बराबर होगा। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो जीनोम है डीएनए, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं A प्लस जी को अगर हम टी प्लस सी से डिवाइड कर दें तो दोनों का जो डिवीजन का फलस्वरूप रिजल्ट आएगा वो आएगा 1।
क्लियर है बेटा? तो ये पॉइंट थे जो चारगाफ ने बताए डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब जरा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझ लेते हैं, पहला क्या है कि जो बेस रेशियो है A+T = G+C हमेशा किसी भी गिवन स्पीशीज के लिए ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? ये कांस्टेंट होता है। मतलब A+T = G+C हमेशा किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का कांस्टेंट होगा। इसीलिए जब भी हम आपको पता है जब डीएनए एनालिसिस की जाती है, आपको पता है जब किसी का डीएनए मिलाया जाता है तो वहां पर देखा जाता है कि ये एनिमल का डीएनए है, ह्यूमन का डीएनए है। ह्यूमन का डीएनए का A+T = G+C क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और दूसरे स्पीशीज का अलग होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है, आपको जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इसमें A+T की संख्या हमेशा G+C से ज्यादा होगी। इसी वजह से यूकैरियोटिक डीएनए को हम AT टाइप का डीएनए बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोकैरियोटिक में इसका उल्टा हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक्स के डीएनए में G+C की संख्या ज्यादा होगी A+T से, अर्थात इस तरीके के डीएनए को बोलते हैं GC टाइप का डीएनए। क्लियर है? तो जो बेस रेशियो होता है GC टाइप का ऑफ डीएनए का, वो किससे? 1 से कम होता है। किस केस में? प्रोकैरियोटिक के केस में। जबकि यूकैरियोटिक के केस में बेटा क्या कह रहा है कि जो बेस रेशियो है AT टाइप ऑफ डीएनए का वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। लेकिन इसके पहले आपने क्या देखा? वहां पर चारगाफ रूल ने क्या बताया था? चारगाफ रूल ने कहा कि A+T / G+C = 1 होता है और एक कांस्टेंट होता है। लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो A+T की अमाउंट भी ज्यादा है, और दूसरा A+T / G+C में जो उसका रेशियो है वो 1 से ज्यादा है, जबकि प्रोकैरियोट्स में रेशियो 1 से कम है। बेटा ये फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है डीएनए का वो G और C के कंटेंट्स पे डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा ग्वानिन और साइटोसिन होगा उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? और अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए का वो हमेशा जो यूकैरियोटिक डीएनए से अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है बैक्टीरिया का या जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का डीएनए ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में ऐसा नहीं है। वो किसकी वजह से सहन की क्षमता बढ़ रही है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए में G और C का जो कंटेंट है वो ज्यादा है A और T की अपेक्षा। क्योंकि टेम्परेचर किस बात पे डिपेंड करेगा? मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करेगा? कि GC का कंटेंट कितना है पर्टिकुलर डीएनए में। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। आपको पता है डीएनए अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, अर्थात 2600 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को डीएनए एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं उनमें से एक स्ट्रैंड तो पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब डीएनए से आरएनए बनाने में, और जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट्स करता है डीएनए से आरएनए बनाने में उस स्ट्रैंड्स को बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको ट्रांसक्रिप्शन में उसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है बेटा? तो जो ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है हमने उसको क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। उल्टा बोल दिया ना, उसको क्या बोल दिया? एंटीसेंस स्ट्रैंड। सेंस ही नहीं है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दिया वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है, मतलब जो डीएनए से आरएनए बना रहा है। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए बना रहा है। क्लियर है बेटा? और जो नहीं भाग ले रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल देते हैं सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट थे जो हम लोगों ने देखे, जो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी तक हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया? हमने सबसे पहले देखा कि वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं।
सेकंड हमने बात करी चारगाफ रूल की। थर्ड हमने बात किया जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और सबसे पहले हम लोग ने बात किया था डीएनए के प्रॉपर हिस्ट्री की। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगा है दोस्तों बच्चों, तो आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर्स को जरूर शेयर करिए, क्योंकि टोटल ये लेक्चर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा अगर आप जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे अगर गूगल प्ले स्टोर से, तो आपको यहां पर भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर भी मिल जाएंगे और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म पे। सेकंड है, अगर ये लेक्चर्स आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अभी तक पूरे इंडिया से 18,500 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, और अब आपका भी है मोस्ट वेलकम। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय एंड थैंक यू।